आई सुबह का उजला सूरज शाह हवेली के दरो दीवार को रोशनी में नहला चुका था। हवेली के तमाम मर्द सुबह की सैर करते घर को लौट रहे थे। खवातीन किचन में नाश्ते की तैयारियां कर रही थी। शाह हवेली में दो छोटी छोटी फैमिलीज आबाद थी। ऊपर नीचे दो पोर्शन बनाए गए थे। नीचे वाले पोर्शन में अजीज शाह, उनकी बेगम शाइस्ता शाह, अपने दो बच्चों सोफिया शाह और शुएब शाह के साथ रिहायशी पजीर थे, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में अजीज साहब के बड़े भाई सदीक शाह और उनकी बेगम शहनाज शाह अपने बच्चों बाला शाह, माजुद्दीन शाह और साहिल शाह के साथ रिहायशी पजीर थे। माशाअल्लाह से दोनों फैमिलीज ही में बहुत इत्तेफाक था और एक दूसरे से मोहब्बत भी करती थी। सबसे शरारती चश्मो चिराग साहिल शाह 6 फुट से निकलता कद, भरपूर जिसामत, कड़ी नाक, ताव देती मूंछें, बालों को नफासा से जेल से सेट करके शर्ट के बाजू कोहनों तक फोल्ड करके शौक अंदाज में चले आ रहे थे। सोफिया जो किचन से निकल रही थी उसे अंदर आता देखकर वापस किचन में भागी थी। दुपट्टा दुरुस्त करते वो अपने आ रही थी, क्योंकि माला ने उसे किसी काम की घर से भेजा था। अगर वो इनकार कर देती तो उसने गुस्से से सारी हवेली सर पर उठा लेनी थी। सोफिया साहिल की बचपन की मांग थी। जैसा कि हवेलियों में रिवायत था कि घर के बड़े बचपन में ही एक दूसरे से रिश्ते तय कर दिया करते थे। साहिल 9 साल का था जब सोफिया पैदा हुई। दोनों का रिश्ता उस वक्त ही जुड़ गया था और साहिल को बताया गया था कि सोफिया सिर्फ और सिर्फ उसी की है। वो दोबारा बाहर आते उसके पास से गुजर कर जाने लगी जब साहिल ने उसका हाथ थामा था। जाने जहाँ यूँ इस तरह सामने मत आया करें, और अगर आ जाएं तो यूँ नजरें ना चुराया करें। वो पुरशौक अंदाज में उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता बोला था। सोफिया शर्माती हुई नजरें झुका गई। हमें रूम में जाना है, आप हमें जाने दें। वो नजर झुकाए इतनी हल्की आवाज में बोली थी कि मुश्किल से साहिल भी सुन पाया था। भी हमारे पास भी रुक जाया करे ना, वो लाड से बोला था। उसे बाजू छुड़वाती वो भागने वाले अंदाज में आगे बढ़ी थी। वो मुस्कुराता हुआ सर झटकता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। माजबीन, माला, जल्दी चलो, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, उनको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा, वो मसरूफ अंदाज में कहता आगे बढ़ा था। आ रहे हैं भाई। दोनों का बैग किचन में रखा था। बैग उठाती वो दोनों बाहर की जानिब बढ़ी थी। लेकिन बेटा, नाश्ता शाइस्ता बेगम ने किचन से आवाज दी थी। ताई अम्मी, बाद में यूनिवर्सिटी से खा लेंगे। माला और माजबीन दौड़ती हुई गाड़ी की तरफ आई थी। सोफिया का आज दिल नहीं था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। उसने बहाना बनाया था कि आज उसका कोई लेक्चर नहीं है, जबकि माला जानती थी कि आज उसका टेस्ट है, जिसकी वजह से सोफिया ने तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो आज छुट्टी मनाने बैठी थी। माला ने सख्ती से उसे कहा था कि इसके सारे ड्रेस प्रेस कर दे, वरना वो सबको बता देगी कि सोफिया ने क्यों छुट्टी की है। अब वो मुंह बसोरती इसके कपड़े प्रेस करने में मगन थी, साथ साथ खुद को कोस भी रही थी कि काश कुछ तैयारी कर लेती टेस्ट की, तो आज माला के कपड़े तो प्रेस ना करने पड़ते। आगे 15 मिनट में साहिल की गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रुकी थी। माजबीन और माला दरवाजा खोलते बाहर आई थी। किसी की भटकती नजरों ने माजबीन के चेहरे को तवाफ किया था। मासूमियत की याद माजबीन आकर खत्म होती थी। माला यूनिवर्सिटी में दाखिल हो चुकी थी। लगता है हम अपनी बुक गाड़ी में भूल गए, हमने लेकर आते हैं, माला से कहती वो वापस पलटी थी, मगर क्या देखती है कि साहिल गाड़ी स्टार्ट करता बहुत दूर जा चुका था। मायूस होती वो वापस पलटी थी जब जोर से किसी से टकराई थी। इससे पहले वो गिरती किसी के मजबूत हाथों ने उसे थामा था। फौरन उसे वो संभली थी। वो भी इससे एक कदम दूर हुआ था। अपना ध्यान रखा करें प्रिंसेस, जान है आप हमारी, के कान के करीब झुकता वो सरगोशी के अंदाज में बोला था। माजबीन की दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी थी। कौन है आप, और आपने हमें हाथ क्यों लगाया। मासूम से चेहरे पर, छोटी सी नाक पर बला का गुस्सा लाए वो मुकाबिल से मुखातिब थी। आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं बहुत जल्द जान जाएंगी जब आप मेरी होकर मेरे घर की दहलीज पर कदम रखेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरे दिल की दहलीज पर कदम रखे हैं। वैसे मौसूफो अल्फाज कहते हैं। वो अपने सीने पर हाथ रखता सर झुकाए गोया हुआ, क्या बकवास
کیے جا رہے ہیں۔ کب سے ہمارا راستہ چھوڑیں، ہم نے جانا ہے اور دوبارہ آپ ہمارے سامنے مت آئیے گا، وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ وہ ماتھے پر بل اٹھائے اس کے لبوں پر اپنی عادت کی انگلی رکھ گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، غصہ مت دکھاؤ۔ تم آج شام مجھے یونیورسٹی کے پیچھے بنے پارک میں ملو ورنہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا۔ پل بھر میں اس کا لہجہ بھرپور غصے میں بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات اس وقت اس قدر خوفناک تھے کہ مہاجبین کو اپنا دل لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ سچ جھٹکتی وہ جلدی سے یونیورسٹی کے اندر غائب ہوئی تھی۔ دل موہ لینے والی مسکان اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ مالا سب بڑی تھی، اس سے بڑا شعیب، پھر اس کے بعد ساحل۔ صوفیہ اور مہاجبین ہم عمر تھیں۔ مالا بہت ہی روڈ اور غصے والی تھی، بہت زیادہ سینسٹیو اور پازیٹیو۔ اس کی شادی کچھ ہی دن پہلے شعیب شاہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ شعیب نرم مزاج، خوبصورتی کا شاہکار، تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ مالا کے دل میں دھڑکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اس کے غصے سے بہت ڈرتا تھا، بلکہ سارے گھر والے ہی مالا شاہ کے غصے سے کھال کھاتے تھے۔ ساحل بھی ایک خوش شکل نوجوان تھا، انتہائی شرارتی لیکن بے حد رومانٹک، جبکہ صوفیہ جو اس سے چپتی پھر رہی ہوتی تھی وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چونکہ ساحل اس کا منگیتر تھا تو وہ اس سے بہت زیادہ شرماتی تھی۔ ساحل بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے کنفیوز کرنے کا۔ مہاجبین انتہائی معصوم لڑکی تھی، معصومیت اس کی حد پر آ کر رکتی تھی۔ دوسرا، اس کا حسن کسی بھی مرد کو اپنا اسیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ شعیب آفس میں تھا جب اسے مالا کی کال آئی کہ ساحل مصروف ہے، سو وہ انہیں یونیورسٹی سے ڈراپ کرنے آ جائے۔ ساحل مصروف بھی کہاں تھا، صوفیہ مالا کے کپڑے پریس کر رہی تھی اور اس سر پہ کھڑا اسے مسلسل نظروں کے بالے میں لیے کھڑا تھا اور وہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ مالا کے کپڑے پریس کرتی، انہیں الماری میں رکھتی، وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ ساحل کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ایسے میں اس کے ہاتھ ساحل کے دل کے مقام پر لگے تھے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس وقت ساحل کی دھڑکنوں کا توازن برقرار نہ تھا۔ ساحل، اس کے لب تھرتھرائے تھے۔ جی جان ساحل، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، ہمیں جانے دیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ابھی آپ جائیں صوفیہ، بہت جلد آپ ہماری ہوں گی، پھر آپ کے کہنے پر بھی ہم آپ کو خود سے دور نہیں کریں گے۔ بس وہ دن صوفیہ، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میری ہو جائیں گی۔ اور یہ تو صوفیہ بھی جانتی تھی کہ 2 دن بعد یعنی جمعہ کے دن ان کا نکاح تھا۔ حویلی میں پرانے رسم و رواج اب تک چلے آ رہے تھے۔ خاموشی سے نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ شور شرابہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا اور ویسے بھی رخصتی اوپر والے پورشن میں ہوئی تھی اور یہ ساحل ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی صوفیہ کو خود میں سمیٹ لے۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اپنی پھولتی ہوئی سانسوں کو قابو میں کرتی باہر آئی تھی۔ مہاجبین اپنے روم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نوجوان کو سوائے اس کے نام کے۔ اس کی آنکھوں کے خوفناک تاثرات یاد کرتے اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی تھی۔ کیا وہ پارک میں جائے شام کو، اس نے سوچا تھا، مگر وہ کیسے جائے؟ حویلی سے نکلنا کتنا مشکل تھا یہ تو وہی جانتی تھی کہ انہیں صرف اور صرف یونیورسٹی تک جانے کی اجازت تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ اکیلے تو بالکل نہیں۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں وہ جانا چاہ رہی تھی، اس کا دل ہی اس انجان شخص کو پھر سے دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ جائے گی، اس نے سوچا تھا، مگر کیسے؟ ساحل آج آفس دیر سے آیا تھا۔ شعیب نے وجہ نہیں پوچھی تھی کیونکہ وہ کافی حد تک جانتا تھا کہ ہو نہ ہو وہ صوفیہ کے ساتھ رومانٹک مومنٹس کریٹ کر کے آیا ہوگا۔ عزیز صاحب اور صدیق صاحب گاؤں میں ہونے والے مردوں کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ شام ہونے کو تھی جب مہاجبین اپنے روم سے نکلی تھی۔ مہاجبین اپنی
मामा यानी शहनाज बेगम के कमरे में आई थी। हाँ बोलो बेटा। मामा, हमारा कल बहुत ज़रूरी टेस्ट है, हमें अपनी दोस्त से कुछ नोट्स लेने जाना है, वो आज यूनिवर्सिटी में नहीं आई थी। सर ने कहा है अगर वो यूनिवर्सिटी ना आई तो उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। वो इमोशनल होने लगी थी और वो ये तो बहुत बुरा पढ़ाई का नुकसान होगा। शहनाज बेगम अफसोस से बोली थी। जी मामा, बहुत नुकसान होगा, इसलिए हम चाह रहे थे कि उसके घर में चले जाएं। बहुत गरीब है मामा, अगर उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे जाकर बताएंगे और नोट्स भी देकर रहेंगे। माजबिन कांपते दिल के साथ हाथों को उंगलियां मरोड़ रही थी कि अगर मामा ने इनकार कर दिया जाने से तो वो क्या करेगी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है बेटा, अब मर्दों को घर आने से पहले आ जाना, अभी ड्राइवर के साथ चली जाओ। शहनाज बेगम ने इजाज़त दे दी थी। एक अनजानी सी खुशी से उसे महसूस हुई थी। चादर लेती वो ड्राइवर को हिदायत देती गाड़ी में बैठी थी और ड्राइवर जल्दी से गाड़ी भगाने ले गया। माजबिन कहाँ गई है? सोफिया ने सवाल किया था। बेटा, वो अपनी दोस्त के घर गई है, ज़रूरी काम था उसे, शहनाज बेगम ने बताया था। अच्छा, वो समझते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। चूँकि पार्क यूनिवर्सिटी के दाईं तरफ था तो उसे पहुँचने में 15 मिनट लगे थे। धड़कते दिल के साथ वो पार्क में कदम बढ़ा के ले गई थी। उसे सामने ही वो खड़ा दिखाई दिया। वो शायद इसका मुंतज़िर था। माजबिन की जानिब वो फुर्ती से बढ़ा था। मैं जानता था आप आएंगी, वो खुशी से बोला था। आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? हमारे घर वाले हमें बहुत ज़्यादा सख्ती से रखते हैं। जानते हैं हमारा ताल्लुक़ शाह हवेली से है। हम सब से झूठ बोल कर आए हैं और अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो वो हमें मार देंगे। आपने हमें इस तरह क्यों बुलाया? वो उसकी सुने बगैर ही बोलना शुरू हो गई थी। उसके यूँ नॉन स्टॉप बोले जाने पर वो मुस्कराया था। कुछ नहीं, बस वैसे ही देखना चाहता था। आपको सुकून नहीं मिलता? आपको हमेशा के लिए अपना लेना चाहता हूँ। वो दीवानावार उसे देखे जा रहा था। हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप जो भी हैं इस तरह से हमें तंग मत किया करें, हमारे रास्ते में ना आया करें, हमें यूँ डरा कर मिलने ना बुलाया करें। आप जो भी हैं आप हमारी लाइफ से चले जाएं। अपनी छोटी सी नाक पर ऊसा सजाए मासूमियत से बोली थी। मगर इस तरह हुक्म ना चलाया करें मुझ पर जानम। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा। तुम्हें देखूँगा, तुम्हारे रास्ते में आऊँगा, तुमसे जब जहाँ कहूँगा तुम वहाँ आओगी और मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। तुम्हें मेरे पास पहुँचना होगा। माजबिन को उस वक्त कोई बिगड़ा हुआ माहिरज़ादा लग रहा था। आप चाहते क्या हैं हमसे? और वो फिर से अपना सवाल दोहरा गई थी। कुछ नहीं चाहता, बस आपको अपनाना चाहता हूँ। आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जब से आपको देखा है आपका दीवाना हो गया हूँ। यकीन करें मुझे कुछ होश नहीं, मैं बस अपने आप में बदहोश होता जाता हूँ। वो मोहब्बत से चूर लहजे में कहता उसके दिल के धड़कने पर मजबूर कर गया था। अब मुझसे शादी करेंगी ना? वह इससे सवाल कर रहा था जबकि वो तो सख्ते के आलम में खड़ी थी। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं है। वो साफ इनकार कर चुकी थी। नहीं है तो अब होगा ये रिवाज, क्योंकि अल्फैज़ तो माजबिन को किसी और को होने नहीं देगा। वो बोला तो उसके लहजे में अज़्म था। आप हमारी लाइफ से चले जाएं। वो आंखों में नमी लिए बोली थी। ये नामुमकिन है जानम, अब तो अपनी लाइफ से मरने के बाद ही निकलोगी। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े बोल रहा था। अगर आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो आपको हमारे मामा बाबा और भाइयों से बात करनी होगी। इस तरह मुझे परेशान करना बंद करें। हम आपसे दोबारा मिलने कभी नहीं आएंगे और आप हमारे रास्ते में तंग करने मत आया करें। शट अप, जस्ट शट अप। अब वो फुर्ती से आगे बढ़ता उसे बाजू से दबोच चुका था। बेख्तियार माजबिन के लबों से सिसकारी निकली थी। आंखें एक बार फिर से पानियों से भर गई थी। नाक सुर्ख हुई थी। तुम्हें आना पड़ेगा मुझसे मिलने। मैं जब कहूँगा तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मैं खुद आऊँगा और सरेआम सबके सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा।
اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ الفیض کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ غصے سے اب فنکارا تھا۔ ماجبین کا دل لرزا تھا، جسم بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ چھوڑیں ہمیں، ہم نے گھر جانا ہے، سسکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الفیض نے جھٹ سے اس کے بازو چھوڑے تھے۔ جاؤ اب، اور بہت جلد تم میری ہو گئی، خود کو مکمل طور پر تیار رکھنا۔ اسے جانے کا کہتا وہ مڑ گیا تھا۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی چادر سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سورج ڈوب چکا تھا، مغرب کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ مرکز رات کے گھر آنے سے پہلے اسے گھر پہنچنا تھا، اور اسے گھر پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ شعیب رات کو دیر سے گھر لوٹا تھا۔ مالا اپنے روم میں تھی جب شعیب اندر آیا، اور اندر آتے ہی آفس بیگ ایک طرف رکھتا صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا، اور موبائل اٹھاتے فیس بک سکرول کرنے لگا تھا۔ شعیب آپ فریش ہو لیں پہلے، مالا نے اسے یوں بیٹھتا دیکھ کر کہا تھا۔ صبر کریں، جاتا ہوں، وہ موبائل پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ مالا کرتی دوسری طرف منہ پھیر گئی تھی۔ جیسے ہی شعیب کو احساس ہوا کہ مالا اس سے ناراض ہو گئی ہے، وہ جھٹ سے موبائل رکھتا، الماری سے کپڑے نکالتا فوراً باتھ روم میں گھسا۔ مالا کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اس خوشی کے تاثرات سے وہ چہرے سے چھپا گئی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی تھی، اتنے میں شعیب بھی شاور لیتا باہر آیا تھا۔ مالا اسے یوں ناراض سی بہت پیاری لگی تھی۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ اسے برا لگا، کیا ایسے ہی کھڑے رہیں گے؟ وہ زور سے بولی تھی۔ ٹاول اتارتے اس نے شرٹ پہنی تھی، وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ مالا کے دل میں اتر رہا تھا۔ مالا خود پر بلینکٹ لیے موبائل میں مصروف بھی تھی، جبکہ شعیب کو مالا سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، چونکہ وہ ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ دوسرا سردیوں کا موسم تھا، اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر بلینکٹ میں مالا کے پاس جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ مالا نے موبائل سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں سردی میں؟ اف، عقل نہیں ہے آپ میں پاگل ہوں کیا؟ آپ یہاں ہیں بلینکٹ میں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شعیب جلدی سے بیڈ کے دائیں طرف آتا، بلینکٹ اپنے اوپر لیتا، دوسری طرف رخ کیے آنکھیں موند گیا۔ مالا کو احساس ہوا کہ اس کی شعیب کے ساتھ زیادہ غصے میں بات کر لی ہے۔ موبائل ایک طرف رکھتی وہ شعیب کے پیچھے کر گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی سردی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، مالا کی اس حرکت کی وجہ سے اس کے ہارٹ ریٹ بڑھی تھی۔ وہ کروٹ لیے لیٹا تھا، مالا کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ لگی، اس کا ایمان بہکا رہی تھی، مگر ابھی وہ ڈر میں تھا کہ مالا اس سے ناراض ہے اور اس پر غصہ کرے گی۔ سوری شعیب، میں نے آپ سے بہت غصے میں بات کی نا؟ بہت زیادہ غصہ کر دیا نا میں نے؟ مالا کی مدھم آواز شعیب کے کانوں میں پڑی تھی۔ مالا، آپ میری بیوی ہیں، میں نے آپ کو ہر وہ حق دیا جو آپ کو چاہیے تھا۔ آپ سے محبت کی، آپ کا خیال رکھا، مگر پھر بھی آپ اس طرح سے مجھ سے بات کرتی ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ وہ سیدھا ہوتا اس سے شکایت کر رہا تھا، مالا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ شعیب نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھی، رونے کی وجہ سے ناک اور آنکھوں کے گوشے سرخ تھے۔ مالا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو ڈانٹا؟ شعیب نے پیار سے پوچھا۔ مالا نے نفی میں سر ہلایا۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے ماتھے پر کس کی تھی، پھر اس کے آنسو صاف کرتے باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ مالا نے سرشار ہوتے آنکھیں موندی تھیں۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب شعیب مالا کے اوپر تھا اور اس کے نیچے مالا لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ شعیب کی قربت اس کے لیے جان لیوا ہوتی تھی۔ شعیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا، مالا کو اس کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد رینگتے محسوس ہوئے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ شعیب نے سختی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ
रुकते हुए अब माला के पेट पर आए थे। माला के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके होंठ शुएब के होंठों में कैद थे। शुएब ने उसकी शर्ट उसके पेट से हल्की सी हटाई थी। माला के लबों से उसकी सिसकी बरामद हुई थी और यही माला का जब्त टूटा था। सारी शर्म भुलाए वो शुएब का साथ देने लगी थी। शुएब की शर्ट के बटन कई शर्ट एक तरफ फेंकी थी और अब माला उसके ऊपर थी। शुएब ने उसकी कमर में बाजू हायल किए थे। दोनों दीवानावार एक दूसरे से अपने लबों की प्यास बुझा रहे थे। शुएब ने माला की शर्ट कंधे से हटाई और उसके वरना कंधे पर अपने लब रखे थे। शुएब के होंठों पर माला ने वाइट की थी। शुएब उनसे सिसकी खारिज हुई थी। वो दोबारा से माला को नीचे लेटा था, उसके ऊपर आया था, उसके लबों से होते हुए उसकी गर्दन तक आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर अपने गर्म होंठों के लम्स छोड़ रहा था। माला शिद्दत से उसकी कुर्बत में तड़प रही थी। शुएब ने उसके सीने पर लब रखे थे। शुएब माला तड़प लहजे में बोली थी, जी जान। शुएब वो दीवानावार उसे चूमता बोला था। शुएब अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आया था। उसके पेट से शर्ट हटाता उसकी नाक पर अपने होंठ रख गया था। वो तड़पी थी। शुएब बस करें, आंखों के दरमियान वो बोली थी, मगर शुएब आज हटने वाला नहीं था। उसने लाइट ऑफ की थी और फिर साइड लैंप भी मुकम्मल अंधेरा था। इसने माला की शर्ट उसके बदन से अलहदा की थी और उसमें अंधेरी रात में वो शदीद गुस्ताखियाँ करता चला गया। आज दोनों ही अपने बस में नहीं थे। माला ने मुकम्मल तौर पर खुद को शुएब के हवाले कर दिया था और शुएब ने अपनी शिद्दतें निछावर की थी। रात कतरा कतरा पिघल रही थी और किसी बम में करार पाती नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। जरूर ही जरूर था। दूसरी जानिब साहिल चुपके से सोफिया के बेडरूम में आया था और जो खुद से बेखबर सो रही थी। दुपट्टा एक तरफ पड़ा था और खुद सारे बेड पर फैलकर सो रही थी। साहिल को बेख्तियार हंसी आई थी। अब बस बहुत हो गया, नहीं रहा जाता दूर आपसे। फाइनली आप 2 दिन बाद मेरे गिरफ्त में होंगे और फिर मैं अपनी दीवानगी की हद करूँगा। आगे बढ़ता उसके लबों को चूमता हुआ जहाँ से आया था वहीं से गायब हुआ था। वो बेखबर नींद में मुस्कुराई थी। महाजबीन की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अल्फाज के लफ्ज़ उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका दिल जोर जोर से शोर मचा रहा था। कल सोफिया और साहिल का निकाह था। दोनों के निकाह की तैयारियां चल रही थी। माला आज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी क्योंकि घर में कुछ काम था और सोफिया वैसे ही दुल्हन थी। वो माया पर थी, उसका आना जाना बंद था। साथ ही उसको साहिल के करीब आने से भी रोक दिया गया था। माजबीन अकेली यूनिवर्सिटी गई थी, मगर इससे पहले वो यूनिवर्सिटी गेट के अंदर दाखिल होती किसी ने बिजली की तेजी से अचानक उसको अपनी कार में बिठाया था और कार फौरन से आगे बढ़ गई थी। वो तो अचानक इस इत्तेफाक पर घबराई थी। जैसे ही इसने देखा गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि अल्फाज था। आप वो हैरान हुई थी। चुप करके बैठो, कोई सवाल न करना। उसे नजरों ही नजरों में घूरता वो उसे खामोश रहने का इशारा कर चुका था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से महलनुमा घर के सामने रुकी थी। वो उसका हाथ थामता उसे अंदर की जानिब लेकर बढ़ा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई थी, फूलों की बरसात उस पर हुई थी। हैप्पी बर्थडे माजबीन। वो तो हैरान रह गई जब उसे कैसे पता था कि आज माजबीन का बर्थडे है। वो हैरान रह गई। उसे जल्दी से फूल थामे थे और उनकी खुशबू अपने अंदर उतारी थी। आई लव यू जानम, वह उसे खुद में भेज गया था। माजबीन की धड़कनों का तवाज़ुन बिगड़ा था। सारा दिन अल्फाज ने माजबीन को अपने पास रखा, उसका बहुत ख्याल रखा, उसको बहुत से तोहफे खरीद कर दिए, चॉकलेट्स, बालून्स और भी कई चीज़ें। माजबीन को उससे उनसियत होने लगी थी। उसके साथ सारा दिन गुजारने के बाद माजबीन को बहुत अच्छा लगा था। यूनिवर्सिटी ऑफ होने से पहले वो उसको यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उतार गया था। वो इतना बुरा नहीं था जितना माजबीन ने सोचा था। साहिल उसे लेने आया था। वो घर दाखिल हुई तो उसके हाथ में इतनी सारी चीज़ें देखकर सब हैरान हुए थे। हमारी बर्थडे थी ना, तो सब फ्रेंड्स ने हमें गिफ्ट लेकर दिए हैं। बोला था ना बेटा, आपका रिश्ता तय कर दिया गया है। कल सोफिया के साथ आपका निकाह भी है। क्या? गोया इस पर बम फोड़ा था। हाँ बेटा, शाइस्ता बेगम ने कहा था। किसके साथ? वो हैरान हुई। आपके बाबा के कोई दोस्त थे, उनका बेटा
اس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا گھرانہ ہے، کھاتا پیتا لڑکا بھی بہت اچھا ہے، الفیض شاہ نام کا لڑکا ہے لڑکے کا۔ اور یہ لفظ اس کے کانوں میں سائرن کی طرح بجنے لگے تھے۔ الفیض نام ہی ہے لڑکے کا، الفیض نام ہے لڑکے کا۔ اچانک فضاؤں میں خوشیوں کی گھٹائیں چھائی تھیں، اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ الفیض رشتہ لایا تھا اور اتنی آسانی سے سب مان گئے تھے کیونکہ وہ عزیز شاہ اور صدیق شاہ کے دوست کا بیٹا تھا۔ مہربان ہوئی تھی اس پر محبت۔ دونوں لڑکیوں کے لہنگے تیار کر دیے گئے تھے۔ ساری رات لڑکیوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر سب سے چھپ چھپ کر گیت گائے تھے۔ تقریباً رات 11 بجے مالا اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں شعیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی شعیب نے اسے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ باتھ روم میں گھسا۔ اوپر سے شاور آن کر گیا تھا، ٹھنڈا پانی ان کے اوپر گرا تھا۔ مالا جھنپ کر اس کے سینے میں چھپی تھی۔ شاور سے تیز پانی گرتا اس کو مکمل گیلا کر چکا تھا۔ بھیگے بال کمر سے چپکے تھے، کپڑے گیلے ہو کر جسم سے چپکے چپکے خد و خال نمایاں کر رہے تھے۔ لبوں پر پانی گرتا نہ قطروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے لبوں سے بہتا پانی چوسا تھا۔ اس کے پیٹ پر رینگتے شعیب کے ہاتھ اور سردی میں اوپر بہتا پانی مالا پر کپ کپی سی تاری ہوئی تھی۔ شعیب دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومے جا رہا تھا۔ اس کے نمایاں ہوئے خد و خال پر شعیب کے ہاتھ گستاخیاں کرنے سے رک نہیں رہے تھے۔ مالا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ وہ شعیب کے ساتھ مکمل طور پر چپک کر کھڑی تھی۔ شعیب نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، اس کی شرٹ کی زپ کھولتا، اس کا رخ بدلتا، وہ اس کی برہنہ کمر پر اپنے لب رکھتا، دیوانہ وار اوپر سے نیچے اپنے گرم لبوں سے لمس چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ تڑپ کر لمبی لمبی سانسیں خارج کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں شعیب کو مزید بہکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ اب سامنے سے بھی اس کی شرٹ نیچے سرکا چکا تھا۔ واش روم کی لائٹ آف تھی جو شعیب نے خود کی تھی۔ اب شعیب کے ہاتھ اس کے گیلے برہنہ جسم پر رینگ رہے تھے۔ مالا کے وجود پر آئے پسینے اوپر بہتے پانی سے دھل رہے تھے۔ شعیب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مالا کا انگ انگ چوم ڈالے، اپنی شرٹ اتارتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اس طرح بھینچ چکا تھا، دونوں کے جسم ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے، بہتے پانی کی روانی کی طرح وہ بھی ایک دوسرے کے جذبات کے سمندر میں بہتے جا رہے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ مالا کھڑی تھی اور شعیب نیچے بیٹھا، اس کے پیٹ پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ پانی آبشار کی طرح ان پر بہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ نہ جانے کن کن حدوں سے گزر گئے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ تک لایا تھا، مالا کو لٹاتے خود اس کے اوپر لیٹا تھا اور اوپر بلینکٹ اوڑھ گیا تھا تاکہ مالا کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اس حسین موسم کی ایک اور جذباتوں میں بہتی رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ وہ دونوں دلہنیں بنی اپنے اپنے سیاں جی کا انتظار کر رہی تھیں۔ دونوں سرخ لہنگے میں سجی سنوری اپنے اپنے شوہروں کو آج مشکل میں ڈالنے والی تھیں۔ دونوں پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ مالا انہیں ویڈنگ نائٹ رومانس کے بارے میں ہلکا پھلکا بتا رہی تھی جسے سن کر ان کی کان کی لوئیں تک سرخ ہوئی تھیں۔ ارے ابھی سے یہ حال ہے، جب سیاں جی کی باہوں میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہنسی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی حسین رات کے بارے میں سوچتی ہوئی شرم و حیا سے لال ہو رہی تھی۔ مالا کو صبح ہی خوشخبری ملی تھی، وہ ماں بننے والی ہے۔ شعیب بے حد خوش تھا اور مالا کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان دونوں کو ہی سوئٹزرلینڈ کے لیے نکلنا تھا، ٹکٹس پہلے ہی بکڈ تھیں چونکہ کچھ دن پہلے ہی دونوں کی شادی ہوئی تھی، تو شاہ حویلی کے مکینوں کی طرف سے ان کے لیے یہ چھوٹا سا تحفہ تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ آج خوشیوں کے 3 تہوار تھے۔ سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں باراتیں دھوم دھام سے آئی تھیں۔ معجبین کو اس کا شہزادہ الفیض اپنے سنگ لے گیا اور صوفیہ کو اوپر والے پورشن میں رخصت کر دیا گیا۔ اپنی بیوی اور بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا
समझे बेटा। दोनों खवातीन ने शुआइब को बहुत सी हिदायत देते उन्हें शाम को एयरपोर्ट पर स्विट्जरलैंड के लिए रुखसत किया था। वो दोनों खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। बेड पर लहंगा फैलाए वो अपने चेहरे पर घूंघट गिराए नज़र झुकाए बैठी थी। इसका दिल हौले हौले लरज रहा था। वो बार बार अपनी उंगलियों को मसल रही थी। वो वक्त करीब था जब इसकी धड़कनों का हाल बिगड़ने वाला था। वो अच्छे से जानती थी कि इसकी रात कैसी गुजरनी है। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब दरवाज़ा खोलते ही अल्फैज अंदर दाखिल हुआ था। उसकी धड़कनों ने मज़ीद रफ्तार पकड़ी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आया था और उसके पास आकर बैठा था। अल्फैज ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए थे और इसका हाथ जोर से दबाया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी आप मेरी बनकर मेरे सामने बैठी होंगी। आज आप पूरे हक से मेरी दस्तरस में आ चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर मेरी हो चुकी है। मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता इसका दिल धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर इसके चेहरे से घूंघट उठाया था और उसके बेदाग हुस्न को देखता ही रह गया था। आगे बढ़ते ही इसने इसके लहंगे के भारी दुपट्टे को माजबीन के वजूद से आज़ाद किया था। एक तरफ तो उसे सुकून मिला था क्योंकि लहंगे का दुपट्टा बहुत ज़्यादा भारी था। निहायत ही कामदार होने की वजह से उसको अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मगर यूँ इस तरह अल्फैज के सामने बगैर दुपट्टे के बैठना उसके लिए मुहाल हो रहा था। आज ऐसा लगता था कि चाँद आसमान से मेरे कमरे में उतरा है। वो हंसा था। इसका हाथ थामे इसके मखमली हाथों पर अपने लब रख गया था। आप खूबसूरत हैं और खूबसूरत लोगों के नसीबों में सिर्फ खूबसूरती ही भरी होती है। उसके बालों को जूड़े से आज़ाद किया था। खुले बालों में वो सीधी इसके दिल में उतर रही थी। लाल रंग की लिपस्टिक लगाए वो उसका ईमान बहका रही थी। वो आगे बढ़ता इसके गहरे लाल लब अपने लबों में कैद कर चुका था। इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थी। अचानक फैज़ की हरकत पर करंट खाकर उछली थी। उसने सख्ती से अल्फैज की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। अल्फैज इसके लबों की शिद्दत से अपने लबों में कैद करता अपनी सदियों की प्यास बुझा रहा था जबकि उसका दिल धड़कने तोड़कर बाहर आने लगा था। अल्फैज इसकी पेशानी पर बोसा देता इसे पीछे हटाता। आप जल्दी से अपना लिबास तब्दील कर लें, बाथरूम की जानिब इशारा करता बोला था। वो भागती हुई उठी थी। वो अलमारी से हल्का फुल्का ड्रेस निकालती वॉशरूम में घुसी थी। साहिल जैसे ही अपने कमरे में गया था, दुल्हन बने सरापे के साथ वो बेड पर नींद दराज थी। थकन से चूर बदन के साथ वो आंखें मंदले लेटी हुई थी। इन सब से बेखबर वो सो रही थी कि इसकी शादी हो चुकी है और अब इनकी एक दिलफरेब रात है। और अंदर ही अंदर दाखिल होता मुस्कुराया था। इसने आगे बढ़कर इसके सोए हुए वजूद को अपनी बाहों में भरा था। वो झट से नींद से जागी थी और खुद को इसकी बाहों में देखकर इसने सख्ती से अपनी आंखें भींची थी। मेरी जानम, फाइनली आज आप हमारे हिसार में हैं और अब आप चाहकर भी इस हिसार को नहीं तोड़ सकती। मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है लेकिन अब मैं मज़ीद सब्र नहीं करूँगा। आज आप मेरे सब्र का इम्तहान ले रही थी। इसके सजे संवरे रूप को देखकर वो बोला था। इसकी इस कदर मोहब्बत पर मुस्कुराई थी। शर्म भी टूट कर ही आ रही थी मगर न जाने क्यों साहिल की बाहों में उसे सुकून सा मिल रहा था। साहिल ने उठते ही बेडरूम की लाइट ऑफ की थी। अब वो दोबारा से बेड पर इसके पास आया था। इसने इसके बालों से उतार कर एक तरफ रखी थी, इसके कान के झुमरों से आज़ाद किए थे और इसकी नाजुक नाक से नथनी उतार कर एक तरफ रखी थी। उसे बेड पर लिटाए वह खुद उसके ऊपर झुका था। अपनी भारी शेरवानी उतार कर वह पहले ही सोफे पर रख चुका था। अब शर्ट के बटन खोले और इसकी जानिब बढ़ता इसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। अल्फैज ने काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन माजबीन भी अभी शावर लेकर बाहर नहीं आई थी। उसे लगा शायद अंदर कोई मसला हो गया। वह बगैर नॉक किए बाथरूम का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ था और माजबीन
करंट खाकर अपनी जगह पर उछली थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने बदन पर ओढ़ा था। वो शावर के नीचे खड़ी थी। अचानक फैज के अंदर दाखिल होने पर वो शर्म के मारे पानी पानी में थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने बदन को छुपाया। अल्फाज इसकी हरकत पर टूटकर प्यार आया था। मोहब्बत की हद अकल यही थी। तो आज वो इन हदों से गुजर जाना चाहता था। उसने आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में लिया था, दुपट्टे में छुपाकर इसका बरहना जिस्म अल्फाज के जिस्म से टकराया। जज्बात की शिद्दत अल्फाज के दिल में जागी थी। शिद्दत से माजबीन के लबों को अपने लबों में कैद कर गया था। अब इतनी हसीन है या सिर्फ लग रही है? वो उनके कान में सरगोशी करता बोला था। उसके कानों की लूं को चूम गया था। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी। वो इसको सख्ती से थाम गई थी और अल्फाज के दिल में सुकून उतरा था। माजबीन अब इसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी, यानी वो इसके ही वजूद में इससे छुप रही थी। वो उसे अपनी बाहों में बढ़ता बेड तक लाया था। उसे बेड पर तकिए पर लिटा था। वो उसके ऊपर झुका था। एक हसीन रात की शुरुआत हो चुकी थी। वो उसकी वरना सफेद बागों पर जा बजा अपने लम्स छोड़ता उसे सुकून की गहरी वादियों में पहुंचा रहा था। माला की कही गई बातें ना जाने माजबीन के कानों में गूंजी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। खुद को अल्फाज के हवाले कर चुकी थी। अल्फाज उस पर अपनी भरपूर शिफ्तें निछावर कर रहा था, उसकी आंखों से बोसे देता। वो बार बार उसके लबों को अपने हाथों से छूता था, कभी इन पर लब रखता तो कभी बलासा उन्हें काटता। अंधेरी रात बहुत ज्यादा छुपा लेती है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इस अंधेरी रात में बहुत राज खुलते जा रहे थे और वो दोनों जज्बात में बह के हद से गुजर गए थे। साहिल अपने जज्बातों के समंदर में बह चुका था और जज्बों का कोई साहिल नहीं होता। वो दीवानावार अपनी मोहब्बत को अपने लफ्ज़ से आशना करा रहा था। सोफिया के लफ्ज़ उसकी कुर्बत से थरथरा रहे थे। उसके थरथराते लबों को वो अपने गर्म लबों से सुकून पहुंचा रहा था। उसकी गर्दन पर अपने लब रखता आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट पर आया था। उसकी कानों के लोगों को मसलता। वो उसकी नाक के नीचे हल्का सा काटता, उसे अपने लबों से सैराब कर रहा था। उसकी शिद्दत पर सोफिया का दिल अटका था। वह बमुश्किल लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसने साहिल का ये रूप आज पहली बार देखा था। उसकी कुर्बत की गहराइयों में वो दिलो जान से उतरी थी। इस हसीन रात को मिलन की इस रात को मजीद खुशनुमा बनाने में वो इसका साथ देने लगी थी। और यूं वो मोहब्बत करने वाले बानी मंजिल को पहुंचे थे। अल्लाह ने कुछ दिनों बाद ही उन्हें खुशखबरी से नवाजा था। डॉक्टर ने बताया था कि सोफिया जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। साहिल की खुशी को इंतहा आसमानों पर थी। वो आज बहुत